Hello friends, and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. Today is 23rd of November and today we're going to discuss the articles of the Hindu. There are mainly two political articles which we are going to left from today's discussion, or which we're going to leave from today's discussion, and they are around the Gujarat elections, and apart from that one is related to the Trump Trump coming to the power because of the migrations that took place from Germany to US at one point of time. तो वो दो articles को छोड़ के we will be discussing the other articles today. So the articles which we have lined up for the discussion, firstly there is one article regarding Dalveer Bhandari. Now Dalveer Bhandari basically has been elected to International Court of Justice, and the article talks about the great diplomatic victory for that terms the appointment of Dalveer Bhandari as being a great diplomatic victory for India. Why? Because of the fact that India ने जो है इंडिया का मुकाबला जो था सीधे ब्रिटेन के साथ था, और ब्रिटेन जो है ब्रिटेन इज मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटेन का जो ग्लोबल दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से. लेकिन अब आर्टिकल में यही कहा गया है कि ये जो ब्रिटेन की जो लॉस हुई है एज फार एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंसर्न, ये काफ़ी एक उनके वेनिंग ग्लोबल ऑर्डर की एक दलील बयान करता है. और अपार्ट फ्रॉम इट it is a major diplomatic victory for India, and it is further because of the strategy which India used. They lobbied. जो इंडिया को P5 लोगों में से सपोर्ट नहीं मिला, उनका जो सपोर्ट मिला उनको डेवलपिंग कंट्रीज से सपोर्ट मिला. तो ये सारा आर्टिकल जो है ये इस चीज़ के ऊपर है. और दूसरा आर्टिकल जो है इट्स अबाउट द एंटीबायोटिक्स के ऊपर है. एंटीबायोटिक का जो सेल है इंडिया में, एक गल्फ है, एक कंट्री, एक रीजन जहाँ पर की ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग जो है वो अननेसेसरीली एंटीबायोटिक ले रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या है, जो रेजिस्टेंस है, ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, जो ड्रग रेजिस्टेंस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो है वो वायरसेस या जीन्स जो है उनके एक तरीके से डेवलप हो गए हैं, और ये जो है इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है. तो इसके ऊपर भी एक और आर्टिकल है. अपार्ट फ्रॉम देयर इज़ वन मोर आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, and that's about the inclusion of the Muslim women as far as the education is concerned, imparting them right kind of education is concerned. तो एक आर्टिकल इसके ऊपर है. Then there is one more article regarding the recently concluded Bonn conference, कि उसके major takeaways क्या है, concerns क्या रही. तो we'll be discussing all these articles today. Now let's first start with the Mr. Dalveer Bhandari है, who has been elected to the International Court of Justice, and the election जो हुआ Justice Dalveer Bhandari का International कोर्ट ऑफ जस्टिस में फॉर सेकंड टर्म उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हुई. तो ये एक मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, 5 जो है 5 आउट ऑफ 15 जज ऑफ ICJ और इलेक्टेड एवरी 3 years, राइट. और अभी जो मुकाबला था ये 6 कैंडिडेट्स थे और 5 स्लॉट्स थे. तो मीनिंग कैंडिडेट्स को जो है मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है दोनों में, उंगा में भी यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी उनको मेजॉरिटी रिक्वायर होती है, और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें भी उनको मेजॉरिटी चाहिए होती है. और वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, जैसे कि इंडिया में होता है. तो जो 4 कैंडिडेट्स है वो इलेक्ट हुए स्मूथली, जस्टिस भंडारी और क्रिस्टोफर ग्रीनवुड जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे. उनके केस में डेड एंड हुआ, यानी कि आपको मेजॉरिटी जो है दोनों में हासिल करनी है. यू हैव टू, इन ऑर्डर टू बी मेंबर, आपको मेजॉरिटी उंगा में भी हासिल करनी है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हासिल करनी है. अब ये जो यूके और ब्रिटेन का केस था, ये यूके और इंडिया का केस था, यहाँ पर ये हुआ कि उंगा ने इंडिया को चूज़ किया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूके के फेवर में दे दिया. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक डेड रबर हो गया इनके बीच में, एक तरीके से एक सिचुएशन अराइज हो गई. और उसके बाद फिर जो यूके है
यूके अब ये कहने लगा कि आप एक कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म डेवलप करो जिसके थ्रू जिसमें कि जो सिलेक्टिंग पैनल है वो 3 मेंबर्स उंगा के रहेंगे वहाँ पर, और 3 मेंबर्स जो है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के रहेंगे जो कि जज को इलेक्ट करेंगे। बिकॉज दिस मैकेनिज्म हैज़ फेल्ड, तो उन्होंने कहा कि आप इस मैकेनिज्म पे, कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म पे शिफ्ट करो, जिसकी कि इंडिया ने अपोजिशन की। तो इंडिया ने काफ़ी अपोजिशन की इसकी, और जो यूके है उनको एडिकेट सपोर्ट नहीं मिला इस डिमांड के लिए। तो उसके बाद यूके ने क्या किया, उन्होंने अपने कैंडिडेट को ही विड्रॉ किया, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो जस्टिस भंडारी है वो री इलेक्ट हुए। तो इंडिया और यूके जो है इनकी जो स्टेक्स थी काफ़ी कंसिडरेबल था, मतलब उनकी दोनों कंट्रीज का काफ़ी गुडविल जो था वो स्टेक पे था, और ये आउटकम जो इस पर्टिकुलर इलेक्शन का था दोनों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था पॉलिटिकली। अब पहली बार यूके जो है उनका कोई जज नहीं होगा आईसीजे में, और ये पहली बार हो रहा है कि कोई परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है उसने दे हैव लॉस्ट अ वोट टू अ मेंबर हु इज नॉट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। और जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे है, ये उनके लिए भी एक इट कम्स एट अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज शी स्ट्रगल्ड विद the process of leaving the European Union, and with her own leadership which is coming under assault from the conservative MPs, which means that it is a kind of a situation which is जो एक ऐसी situation है जहाँ पर कि उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज ऑलरेडी फेस हो रही थी, और ये जो आईसीजे की लॉस आ रही है ये एक तरीके से इट्स कमिंग एज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो फाइनल नेल इन द कॉफिन मतलब ये काफ़ी एक फाइनल नेल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से ये डिमिनिशिंग ग्लोबल ऑर्डर की बयान दलील करते। एक टाइम पे यूके जो था वो डोमिनेंट था पूरे वर्ल्ड में, हर एक जगह पे यूके की डोमिनेंस हुआ करती थी। अब जो है अब बिकॉज ऑफ सर्टेन उनका इकोनॉमिक ऑर्डर भी मतलब डामाडोल है, इसी तरीके से उनका जो मिलिट्री असर्टेंस है और अदर कंट्रीज वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और पोस्ट ब्रेक्जिट जो है यूके विल हैव टू डू मच मोर हेवी लिफ्टिंग ऑन मल्टीलैटरल फोरम, अगर इनको फिर से ग्लोबल अपनी असर्टेंस को, ग्लोबल दबदबे को एक तरीके से बरकरार रखना है, तो उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के लिए सून आफ्टर इट्स फेलियर टू गेन मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी में मेंबरशिप ना पाने के बाद ये जो लॉबिंग फॉर आईसीजे इलेक्शन, इसके डिफरेंट लेसन्स है। इसके डिफरेंट लेसन्स ये है कि ये जो ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स थे उन्होंने एक तरीके से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, या उनके खिलाफ तो नहीं प्रोटेस्ट किया, बट जो उनकी डोमिनेशन के खिलाफ कोई बोलता है तो वो उनके खिलाफ एकजुट होकर फिर एक्ट करते हैं। जैसे कि जापान ने भी एक तरीके से P5 के लिए ही अलाइन किया था, जापान ने इंडिया के फेवर में कोई वोट वगैरह नहीं दिया था। तो इंडिया की जो कॉल थी फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, इसका एक बेटर रेजोनेंस है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रादर देन अदर देन द कस्टोडियंस ऑफ द करंट ऑर्डर। तो इंडिया का जो सपोर्ट था उंगा में वो एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया को पोजीशन मिल रही तो हमें भी एक तरीके से मोर लाउडर वॉइस मिलेगी। तो अब कहने का यही मतलब है कि जो हम घूम रहे हैं आगे पीछे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर कि हमें इसमें एडमिशन दिलाओ, हमें उसमें एडमिशन दिलाओ, वी शुड रादर फोकस ऑन मूविंग फ्रॉम हाई टेबल एंड गार्नर सपोर्ट अमंग जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी वजह से इंडिया ने आईसीजे में एक तरीके से जीता। आईसीजे में जो जीत थी वो इंश्योर की डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट ने। तो यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट से आईसीजे में इंडिया ने अपना एक तरीके से विक्ट्री हासिल कर ली, तो दे कैन बी यूज, दिस पर्टिकुलर फोरा कैन बी यूज्ड टू एडवांस इंडियाज इंटरेस्ट्स इन दी अदर फील्ड एज वेल, जैसे कि एनएसजी की मेंबरशिप हो गई, यूएनएससी की मेंबरशिप हो गई, तो ये सारी जगहों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग दी ग्रोइंग एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये आर्टिकल जो है ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो एक वीक कंक्लूड हुआ, ये वीक जो था इट वाज रिलेटेड टू एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस, और बॉन कॉन्फ्रेंस भी सेम टाइम पे कंक्लूड हुई। तो जो एक तरीके से इन दोनों की अहमियत है, जो ग्लोबल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज से या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, इनमें दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। दोनों केसेस में जो एक्शन एक जगह पे लोगों के होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरी जगह पे लोगों को उठाने पड़ते हैं। जैसे जो कार्बन एमिशंस है वो यूएस
चाइना या बाकी जो बड़ी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इमिट करती है, और उनका जो असर है वो छोटी छोटी कंट्रीज जैसे फिजी है या और कंट्रीज को उठाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही कोस्ट लाइन पे होती है, उन्हीं को उठाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर कहीं पे कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसका असर क्या पड़ रहा है, उसका असर उन लोगों पे पड़ रहा है जहां पर कि ये ड्रग की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि एक बैलेंस नहीं है बिटवीन ड्रग कंजप्शन, ये जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं इनका कोई एक तरीके से रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो फॉर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कटिंग द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक in human and farm animals and fighting environmental pollution, improving infection control in hospitals and boosting surveillance। तो मोस्ट ऑफ दीज गोल्स जो है इनमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए होती है, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए मतलब इंडिया के लिए एक सही तरीका है, क्योंकि इंडिया में जो है एक यूनिक एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पर कि जब बैन करने की बात आती है सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ इंडियंस जो है वो काफ़ी कम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एक रीजन में, और किसी रीजन में काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ होते हैं। तो तकरीबन 4,10,000 जो इंडिया में बच्चे हैं वो निमोनिया की वजह से हर साल मरते हैं, क्योंकि उनको एंटीबायोटिक जो है वो टाइम पे नहीं मिलता है, या क्योंकि मिसयूज़ हो गया है ड्रग्स का, या जो है कुछ लोग जो है वो उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय करते हैं, लाइक वायरल इलनेस इन्फ्लुएंजा के लिए वो ऐसे ही बाय कर देते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दूसरे एरिया में उनकी किल्लत पड़ जाती है या उनको नहीं मिल पाती है। तो ये जो ये इरेशनल यूज़ है कि विदाउट नीड आप यूज़ कर रहे हो, जुकाम हो गया एंटीबायोटिक यूज़ करो, वो हो गया एंटीबायोटिक यूज़ करो, तो कहीं पे ये जो ठग होते हैं वो भी इसको ड्राइव करते हैं, और कहीं पे जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसमें एक तरीके से वो भी आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे आप ये ड्रग लिखो, तो वो लिख देते हैं। इसी तरीके से जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनके प्रेशर में भी कभी लिख जाते हैं। तो ये टसल है बिटवीन इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक यूज जो जिनको चाहिए और जिनको नहीं चाहिए। ठीक है, एक तरीके से एक टसल है, मतलब टसल ये है कि दैट देयर आर टू एक्सट्रीम्स। वन इज दैट एक एंड पे वो लोग हैं जो नीडी होते हैं पर उनके पास नहीं होता है, दूसरे एंड पे अननेसेसरीली आप कंज्यूम करो, तो ये ग्रो ही हो रहा है। ठीक है जी, और इसी वजह से इंडिया जो है वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगा पा रहा है ऑन सेल ऑफ दीज ड्रग्स। इंडिया ने जब अटेम्प्ट किया था 2011 में, तो उसको काफ़ी टूथ एंड नेल उसको अपोजिशन हुई थी उस टाइम पे, और फिर उन्होंने एक शेड्यूल H1 बनाया था जिसपे 24 क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स जैसे स्फेलोस्पोरिन्स एंड कार्बाफिनेम्स ये रखे गए थे जिनकी की सेल टाइटली कंट्रोल्ड होगी। बट ये जो पावर है टू परचेज एंटीबायोटिक ये एक रहता है, मतलब कंज्यूमर के हाथ में रहता है। कंज्यूमर्स को ही ये अप्रिशिएट करना है कि एक तरीके से जो थ्रेट ऑफ एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इस पावर को दे हैव टू एक्सरसाइज, दे हैव टू डेवलप, एक सेंस उनको डेवलप करना है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंज्यूम होने लगा तो ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच और ख़तरनाक वायरस आ जाएंगे जिनको कि और ज़्यादा एक तरीके से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होगी, तो वो काफ़ी लीथल हो सकते हैं। तो ये जो मेरेकल ड्रग्स है ये बेड रॉक फॉर्म करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का, लेकिन और ये they are needed for everything from prophylaxis for a complicated hip surgery to treatment of an infected knee scrape. Losing these drugs would mean that even minor illness can become could become killers, and the cost of healthcare will also soar. So consumers जो है they have to remember that not all illness needs antibiotic. हर एक illness के लिए आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, और ये जो डिसीजन है कि कब एंटीबायोटिक्स को लेना है, किस टाइम पे लेना चाहिए, डॉक्टर पर ही आप छोड़ दे। मल्टी रेजिस्टेंस जो है वो कुछ टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स में to bugs like Streptococcus aureus has grown to a dangerous level, but the experience of countries like Australia shows that कि जो अगर आप एंटीबायोटिक को कट डाउन करोगे तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स है, वायरस है, बैक्टीरिया के या बाकी जो स्ट्रेन्स है, तो हम उनको कट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक यूज़। तो यही इस आर्टिकल का कहना है।
Now let's move on and talk about the dates for the winter sessions. Now we know that जो winter session होता है पार्लियामेंट का वो अभी तक उसकी डेट्स तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कुछ सेशंस में हमने ये देखा है कि जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का वो तीसरे चौथा वीक जो नवंबर का होता है तब शुरू होता है और फिर क्रिसमस से पहले जो है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन 2013 में क्या किया गया था, जो लास्ट विंटर सेशन था प्रीवियस लोकसभा का वो स्टार्ट हुआ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर और उसके बाद एडजर्न किया गया 10 सिटिंग्स के बाद और फिर ये चलता रहा फरवरी तक। तो given the notice period of 2 weeks to summon the session, it's unlikely that we will see the commencement of the session before the second week of the November, क्योंकि 2 वीक की एक नोटिस देनी पड़ती है, तो ये सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से पहले जो है पार्लियामेंट का सेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होने वाला। तो पीछे क्या हुआ है कि सेशंस जो है वो काफ़ी शॉर्ट किए गए हैं या मर्ज भी किए गए हैं। 2008 में एक इंटरेस्टिंग ग्लिम्स हमें मिलती है इस प्रोसेस की। एक दो स्पेशल 2 डे सेशन जो है उसको समन किया गया था इन जुलाई में फॉर कॉन्फिडेंस वोट, जब 1-2-3 एग्रीमेंट के ऊपर डिबेट चल रहा था। तो आफ्टर लेफ्ट पार्टीज जो है उन्होंने फिर मतलब जो सपोर्ट था कोalition गवर्नमेंट का, दे वांटेड टू विड्रॉ इट। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने उस टाइम पे वो वोट नैरोली जीता था और उस सेशन को फिर टर्म किया गया था मॉनसून सेशन, और जो रेगुलर सेशंस थे वो अक्टूबर में हेल्ड किए गए, दिसंबर में हेल्ड किए गए। दिसंबर और दिसंबर they were termed as a continuation of the same session in 2 parts. So the reason is that the government wanted to take advantage of the one of the rules of the procedure which stipulates that the motion cannot be proposed twice within the same। एक ही मोशन को आप 2 बार नहीं पास कर सकते हो। तो ये जो है this enabled government to avoid having to prove its numbers again. So this brings us to a question of key roles of the parliament. The lawmaking and the financial functions of the parliament are primarily basically to examine and endorse the government proposals, right? Parliament has an important role of holding the government of holding the government to account for its actions. So depending the parliamentary system versus the presidential system, B.R. Ambedkar had argued कि ये जो parliamentary system है that all such systems जो है they attempted to balance between stability and responsibility. So both systems provide a periodic assessment by the electorate through the elections. However, parliament system provides for a higher level of responsibility on the government through daily assessment by members on informed questions आप लाते हो या resolutions लाते हो या no confidence motions लाते हो, adjournment motions लाते हो, debates on addresses, fact that ये जो daily assessment है ये ज़्यादा इफेक्टिव है इन होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड इट्स अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया। पर ये आर्ग्यूमेंट जो है ये प्रीसपोज करता है कि जो फ्रीक्वेंट सिटिंग्स है इन पार्लियामेंट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर रिपब्लिक, लोकसभा जो है वो 125 से 140 दिन हर साल दे सेट फॉर 125 to 140 डेज अ ईयर। तो साइज ऑफ द कंट्री एंड द पुअर कनेक्टिविटी meant कि एमपीज जो है वो जल्दी से नहीं आ पाते थे, कॉन्स्टिट्यूंसीज के से जल्दी नहीं आ पाते थे, या देयर वर planned intervention gaps to enable them to split between their time between Delhi and their constituencies. Though now it's easier to travel today to parliament है, it has met rarely for 65 to 75 days per year in couple of last few decades, और इसकी वजह से जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है it has been the less scrutiny of the government section। अब जब ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा स्क्रूटनी होगी, राइट? अब आप कम मिलेंगे यानी कि कम सिटिंग्स होगी तो कम स्क्रूटनी होगी। तो a direct consequence has been the less scrutiny and even that of the bills and the budgets. A clear requirement for a more effective parliament would be more sitting dates and a clear plan for those dates, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि दैट पार्लियामेंट विल बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट and that president shall act on the aid and advice of the council of ministers and that there shall not be more than 6 months between 2 sittings of the parliament। तो ऐसे ही provisions जो है वो exist करते हैं for state legislatures। thus it is effectively the prime minister या chief minister जो कि ये determine करता है कि कब parliament या assembly जो है वो it should meet। तो आज हम ये देख सकते हैं कि जो काफ़ी states हैं उनमें situation काफ़ी ख़राब है। जो 20 असेंबलीज का डेटा है वहाँ पर ये कहा गया है कि 5 साल के अंदर वो एवरेज 29 दिन जो है एक साल में इट सिट्स जो असेंबली में है उस पर वो डिबेट, मतलब असेंबलियाँ लगती है, असेंबली में डिबेट होता है।
तो हरियाणा जो है, हरियाणा में 12 दिन एक ईयर में, उत्तराखंड में 13 दिन। तो ये कुछ के न के बराबर है। तो स्क्रूटनी आप कहाँ से काम का करोगे जब असेंबली एज अ होल नहीं मीट करेगी। तो देयर हैव बीन सम एक्सट्रीम केसेस ऑफ द टर्म्स ऑफ सेशन ऑन सितंबर 25 2015 पुडुचेरी असेंबली जो है उन्होंने कमेंस किया सेशन को 9:30 बजे और फिर 9:38 पे ही क्लोज कर दिया। ठीक है, इसमें क्या था, 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर ऑब्ituary रेफरेंसेस जस्ट ए शॉर्ट हैंड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट सेशन जो है वो 8 मिनट का रहा है पूरे सेशन में, पूरे साल में। तो ये भी केसेस हुए हैं। ठीक है, तो अब कोई रास्ता है क्या इसमें? तो रास्ता जो है वो एक ये है कि आप स्ट्रक्चरल इशू जो है गवर्नमेंट, मतलब एक वन वे इज टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल इशू ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडिंग व्हेन टू समन द लेजिस्लेचर, कि कब लेजिस्लेचर को समन करना है, एंड इट्स एबिलिटी टू एडजस्ट द डेट्स इन रिस्पॉन्स टू द इमर्जिंग सर्कमस्टांसेस, दैट इज डाइल्यूट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू बी दी। तो आप, सिंपल सी बात है, आप जो पावर ऑफ ये कौन डिसाइड करता है कि कौन कब बैठेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो आप क्या है, आप या गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, आप उनके पावर को डाइल्यूट कर दो, राइट, डाइल्यूट कर दो। ए सिंपल सोल्यूशन इज टू हैव अ कैलेंडर ऑफ सिटिंग्स अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप एक कैलेंडर स्टार्ट कर दो कि हाँ जी, फरवरी में इस डेट को हम बैठेंगे, जुलाई में इस डेट को बैठेंगे और नवंबर में इस डेट को बैठेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप कैलेंडर इशू करते हो तो उससे सभी जो उनकी एंगेजमेंट्स होंगे वो पहले से तैयार होंगी, वो पहले से जो उनकी प्रायोरिटीज़ वगैरह हैं उनको देख लेंगे और उसके हिसाब से ही वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो इसका वेरिएंट जो है, सच एज दैट फॉलोड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इज टू हैव ईयर लॉन्ग सेशंस। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरे साल भर सेशन चलते रहते हैं। तो 5 year term of the parliament consists of the 5 sessions of year each। और इसकी वजह से भी क्या होगा, इसमें माइनर चेंजेस रूल्स में करने पड़ेंगे, जहां पर कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस टू बी टेकन अप मल्टीपल टाइम्स इन ए सेशन एंड इफ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी आस्क्स फॉर इट। और एक और अप्रोच है कि आप वुड बी टू अलाउ द सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स टू कॉल फॉर अ सेशन। जैसे कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है कि सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो माइनॉरिटी मेंबर्स ही कॉल करते हैं। इसी तरीके से जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की इन डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कांस्टेंट स्क्रूटनी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, परहैप्स इट्स टाइम टू ट्वीक द रूल्स ऑफ द गेम एंड स्ट्रेंथन। तो ये 3 तरीके आप कर सकते हो, या तो आप पहले ही कैलेंडर इशू कर दो, गवर्नमेंट से थोड़ा सा पावर डाइल्यूट कर दो, दूसरा आप ईयर लॉन्ग सेशंस कर सकते हो, और माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी को डिसाइड करने दो कि वो कब जो है सेशंस स्टार्ट करेंगे। जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में होती है वो उनको कर दो। तो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है कि सेशन जो है पार्लियामेंट का वो 14 विद इन द 14 days इफ 1/4 ऑफ द मेंबरशिप जो है वो डिमांड करती है कि हाँ जी आप सेशन लाओ। ठीक है जी। तो माइनॉरिटी मतलब होता है कि अगर मेजॉरिटी कहती है नहीं जी बाद में करो, तो अगर माइनॉरिटी कहती है नहीं जी करो, तो आप फिर उसी के हिसाब से जाते हो। ठीक है, तो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट इशू। नाउ 23rd जो एक और कॉन्फ्रेंस हुई COP23 नेशंस की UNFCCC में बॉन में, वो कंक्लूड हुई रिसेंटली जर्मनी में। तो 2 week जो मीटिंग थी उसमें ये किया गया क्लैरिफाई करने, मतलब जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और टेक्निकल गाइडलाइंस और प्रोसेस को भी डिस्कस किया गया। तो की टॉपिक्स जो थे वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल सपोर्ट, मिटिगेशन एक्शन, डिफरेंशिएशन, लॉस डैमेज, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें ली गई। तो क्वेश्चंस जो रेज किए गए बॉन में वो ये थे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज ने सपोर्ट की बात की थी, क्या वो उस पर खरे उतरे, तो कौन से एक्शन लिए गए हैं टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो शुडंट देयर बी अ ग्रेटर एम्फेसिस टू फेज आउट कोल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूएस का रोल है डोनाल्ड ट्रंप के रिमूव होने के बाद वो क्या रह जाता है अब। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट में अब क्या रह जाता है। तो जो एक्शंस है रिलेटेड टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट फॉर 2020-2030, तो जो प्री 2020 पीरियड है, इट इज पार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, बट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एंड इन द सेकेंड phase principally laid out responsibilities for emissions
जो थे रिच कंट्रीज़ के लिए क्या आपने प्रिंसिपल ले डाउन किए गए, उसमें वो इंक्लूड किया गया था। तो कोई प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हुई है 2012 दोहा एग्रीमेंट से, अमेंडमेंट से। तो एग्रीमेंट जो है क्योटो प्रोटोकॉल का, इसको रेटिफाई नहीं किया गया है बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम द पुअर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, एक्शंस ऑन द प्री 2020 क्योटो पीरियड वर एडेड टू द एजेंडा इन द फर्स्ट वीक ऑफ द बॉन मीटिंग। तो ये जो प्रेशर था पुअर कंट्रीज की वजह से वो हुआ, तब हुआ। तो एज अ रिजल्ट जो 2018-19 में देयर विल बी एन एडिशनल स्टॉक पाइलिंग ऑन द प्रोग्रेस मेड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, और इसके अलावा देयर विल बी अ क्लाइमेट फाइनेंस assessments and all these will be part of the overall process undertaken before 2020. तो it is reported कि काफ़ी सारे countries जो है they have expressed interest in ratifying the Doha Amendment, और all these changes जो है वो एक indicate करती है some advancement। तो एक और important aspect जो है वो है obligations जो कि fulfill करनी है by big emitters, related to economic or non-economic losses under the work program and on loss and damage। तो वारसा पोलैंड में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 19th जो हुई थी, तो उस टाइम में एक वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया गया था लॉस एंड डैमेज के लिए, टू एड्रेस डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि सीवियर स्टॉर्म्स, स्लो ऑनसेट इवेंट्स जैसे सी लेवल राइज या बाकी चीज़ें। तो ये जो ट्रैक है नेगोशिएशन का रिकग्नाइज उस टाइम पे रिकग्नाइज किया गया था कि उन जो वर्ल्ड है, इवन इफ द वर्ल्ड वर टू ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स इमिशंस, जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इमिशंस यानी कि जो ह्यूमंस के थ्रू जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, और ये सीवियरली इफेक्ट करेगा पुअरेस्ट कंट्रीज के ऊपर, और जो मोस्ट वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। So it's important that such countries have got access to economic and non-economic support, especially in their actions, and have not led to the increased concentrations of the harmful greenhouse gas emissions. तो Paris Climate Agreement जो है वो recognize करता है loss and damage and calls for enhanced action support for the parties. मगर जो ये loss and damage है उसको include नहीं किया गया था in the agenda for Paris Rule Book, and it was rightly big bone of contention with the poor एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो है फंड्स अभी करंटली अवेलेबल नहीं है फॉर लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, बट डिस्कशन जो है उसके लिए पोस्टपोन की गई 2018 तक। तो एक अलार्मिंग, दिस इज अलार्मिंग गिवन द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी फेस्ड, मतलब काफ़ी सारे जो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इवेंट्स है वो देखे हैं वर्ल्ड ने। तो तीसरा एस्पेक्ट जो है वो है सपोर्ट फ्रॉम रिच कंट्रीज। वो हम जो रिच कंट्रीज ने वादा किया था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर पुअरर कंट्रीज, both to protect themselves from the effects of the climate change and to help them to move along the low carbon pathway। तो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर काफ़ी पॉइंट्स पे, और ये टॉपिक जो है डिस्कशन का ये 23 में वहाँ पर ये फेलियर के तौर पे इमर्ज हुआ था। तो without means of implementation, the target set by each country in the Paris will not be achieved. So this is also a promise of there is also a promise of $100 billion each year by 2020 into Green Climate Fund, which has not seen much inflow of the to meet the goal. So there was therefore little progress on key issues of finance, and several important decisions were moved forward to be discussed in the next meeting जो कि पोलैंड 2018 में होगी। So there have been number of advances in the renewable energy over the past several years, but ये जो highlighted मतलब जो कि highlight किए हैं COP23 में भी, but there were several state and sub-state actors from US at Bonn, some of whom trying to distance themselves from the actions and statements of the Trump administration, along with a series of colorful protests and interactions। अब way forward में यहाँ पर यही कहता है कि one plus side ये जो है on the plus side negotiations जो है ये forward move हुई on developing other details of for Paris Agreement implementation। तो एक process जो कि carry की जाएगी under ad hoc working group on the Paris Climate Agreement, and the policy जो है वो ready होनी चाहिए 2018 से पहले। But there was also a draft of document जो कि integrate करेगा position from parties on information needed to communicate nationally determined contributions, और क्या क्या step लेंगे which steps which were taken to spell out the details of the global stock taking, and that will take every
5 years in 2023 and also on transparency measures that were overall part of the process. तो ये जो मतलब ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में जो रोल है इन डेवलपिंग कंट्रीज का, वो हालांकि उनके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वही डेवलप्ड कंट्रीज जो है दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड ए लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट नाउ दे हैव टू pass on the benefits, pass on the financial resources, pass on the technology to help the developing countries to adapt to the change. This is what all this article was about. So thank you very much for participating in today's discussion. Do spread a word about our initiative. Thank you.